हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, बुक्स मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट में जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम के हैं या ऑनर्स के हैं, सभी का सिलेबस सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एग्जाम में कंसेप्ट आने हैं वो सारी चीजें सेम ही हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। एक एक करके पांचों यूनिट कवर करवाऊंगा। वीडियो के पार्ट्स में आएंगी, एक चैप्टर की जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे आपको अपडेट मिलता रहेगा यहीं पर चैनल पर। ये जो सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूँ, ये जो मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है उसमें से कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज की ये बुक है। आपको अगर परचेज करनी है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आपको परचेज करनी है। और इसी में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। सारा कंटेंट आपको कवर करवाया गया है इस बुक के अंदर। बाकी साथ में आपको 2 पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल होने वाली है बुक आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग की। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है जिसका नाम। इसके अंदर इसके 2 पार्ट है, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट से। पहले हम इसका सारा थ्योरेटिकल जितना भी कंटेंट है वो कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। जो यूनिट नंबर 1 है उसका थ्योरेटिकल कंटेंट, प्रैक्टिकल कंटेंट जो कुछ भी है वो चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग करवाए हैं और थ्योरेटिकल कंटेंट की अलग से वीडियो कवर करवाई हुई है, ठीक है। तो देखिए, मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहले मटेरियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, technique of inventory control, periodic and perpetual system of maintaining inventory record, an overview of method of pricing of material issue, FIFO, LIFO and weighted average price method, valuation of material as per CAS 6 on material cost, accounting treatment of losses, wastage, scrap, spoilage and defective। इतना कंटेंट आपको मटेरियल कॉस्ट वाले कंसेप्ट के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट होती क्या है। तो मटेरियल इज एनी सब्सटेंस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। दैट इज मटेरियल रेफर्स टू द कमोडिटी सप्लाइड टू अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ रेंडरिंग सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट। मटेरियल क्या होता है? कोई भी फिजिकल सब्सटेंस, कोई भी मतलब फिजिकल चीज जो कि हम किस चीज में यूज करते हैं, जो कि एक पार्ट बनती है, जो फिनिश्ड गुड तैयार होता है उसका जो पार्ट बने वो कहलाता है मटेरियल। तो मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी कोई भी कमोडिटी जो हम सप्लाई करते हैं, किस पर्पस के लिए? कि वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कंज्यूम होगी, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज की जाएगी, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी उसके अंदर उसका यूज करा जाएगा, तो वो सारी चीज आपकी मटेरियल कहलाती है। The term material inventory cover not only raw material but also component, WIP and finished good and scrap also। मटेरियल के अंदर यहाँ जो हमें देखना है वो उसका मतलब मटेरियल का इन्वेंट्री से भी है, और इसके अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश्ड गुड हो या स्क्रैप है, वो सारी चीजें आपके मटेरियल का पार्ट बनती हैं। मटेरियल कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। मटेरियल जो कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट का एक बहुत अच्छा पार्ट क्रिएट करती है, मतलब काफी ज्यादा पार्ट, जो टोटल कॉस्ट का एक पोर्शन जो होता है, बड़ा पोर्शन, वो मटेरियल कॉस्ट का ही होता है। इट कंस्टिट्यूट 40 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ये 40% से लेकर 80% तक होती है। द परसेंटेज में डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये जो परसेंटेज है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल से क्या मतलब है? तो द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन्ड इन स्टॉक टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट विदाउट कैरिंग अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक। मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? ये एक तरीके का मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर क्या देखा जाता है कि हमें जितने गुड्स की, मतलब जितने स्टॉक की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड गुड हो या WIP हो, जितने की जरूरत है हमारे पास सिर्फ उतना ही होना चाहिए। अननेसेसरीली स्टॉक नहीं होना चाहिए, और ना ही ये होना चाहिए कि हमारे पास कमी पड़ जाए। एक जो ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए वो इनका मेंटेन करके रखना चाहिए, वो चीज कहलाती है आपकी मटेरियल को कंट्रोल करना।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर फॉलोज। जो ये मटेरियल कंट्रोल है ये हम क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नंबर 1 है टू मेक कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल सो दैट देयर मे बी अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन में नॉट हेल्ड अप वांट ऑफ मटेरियल। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो मटेरियल है वो टाइमली अवेलेबल बना रहे, कभी भी अनइंटरप्शन ना हो। किस वजह से? कि मटेरियल खत्म हो गया, जब मटेरियल की जरूरत हो तब प्रोडक्शन के एरिया पर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये कौन चेक करता है? ये मटेरियल कंट्रोल के थ्रू चेक करा जाता है। नेक्स्ट है टू परचेज रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू अवॉइड लेकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ सरप्लस एंड ऑब्सोलेट स्ट्रेस। ये किस चीज में और हेल्प करता है? इसका मटेरियल कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पता लगता रहे कि हमें कितना मटेरियल कब परचेज करना है, जिससे वर्किंग कैपिटल लॉक ना हो और ना ही कभी हमारे पास मटेरियल का ज्यादा सरप्लस हो। थर्ड है टू मेक परचेज कॉम्पिटिटिवली एंड वाइजली एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस सो दैट देयर मे बी रिडक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। और हमें ये भी पता रहे कि हमें कब परचेज करनी है, तो हम परचेज उसके अकॉर्डिंग करें कि जब प्राइसेस इकोनॉमिकल प्राइसेस हो, मतलब कम से कम प्राइसेस में जब हमें मिले परचेज तब हम परचेज कर सकें, जिससे क्या हो, मटेरियल की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है टू परचेज प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू हैव मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल हम परचेज कर पाएं जिससे जो पॉसिबल वेस्टेज है उसको कम किया जा सके। फिर टू सर्व एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन मटेरियल नॉलेज फॉर प्राइस, सोर्स ऑफ सप्लाई, लीड टाइम, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। और किस चीज में ये हेल्प करे? इंफॉर्मेशन सेंटर, कोई की प्राइस के बारे में नॉलेज मिल सके कि क्या प्राइस है मटेरियल का, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से सप्लाई हो रही है, लीड टाइम कितना लगता है मटेरियल का आने में, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन क्या होती है। ये सारी चीजें हमें किसकी मदद से पता लगती हैं? मटेरियल कंट्रोल की मदद से ही पता लगती हैं ये सारी चीजें। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आता है आपके सम डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई मटेरियल परचेज करते हैं या मटेरियल मंगवाया जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? सबसे पहले होता है परचेज रिक्विजिशन। ये क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्योर मटेरियल फॉर गिवन डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। परचेज रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट होती है जो कि परचेज डिपार्टमेंट से की जाती है कि कंपनी के अंदर ये मटेरियल खत्म हो गया है, इस क्वालिटी का, इस डिस्क्रिप्शन का मटेरियल को एक्वायर करा जाए। द परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपी। जो ये परचेज रिक्विजिशन होता है ये 3 कॉपी में बनाया जाता है। ओरिजिनल विल बी सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो परचेज डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है। डुप्लीकेट कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द इंटेंडेड डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट ने ये रिक्वेस्ट बनाई है वो डुप्लीकेट कॉपी रखता है अपने पास। और ट्रिप्लीकेट विल बी सेंड टू अप्रूवर फॉर द अप्रूविंग द परचेज रिक्विजिशन। और जो ट्रिप्लीकेट होती है वो किसके पास? जो अप्रूवल ले रहा होता है डिपार्टमेंट का परचेज रिक्विजिशन का, उसके पास होती है अप्रूवल लेने के लिए। तो ये 3 इसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। नेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट वो होता है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर इज अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू सिलेक्टेड सप्लायर टू डिलीवर गुड्स ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी क्वांटिटी एट प्राइस टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन। परचेज ऑर्डर क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट करी जाती है किससे? सप्लायर से, कि तुमको ये मटेरियल इस क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का, इस प्राइस पर और इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ डिलीवर करना है। तो वो कहलाता है आपका परचेज ऑर्डर। It is a commitment on part of purchaser to accept the delivery of goods contained in purchase order if the term included therein are fulfilled। ये कमिटमेंट हो जाती है, फिर जो परचेज ऑर्डर दे रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो जो टर्म्स अगर परचेज ऑर्डर के अंदर मेंशन करी गई हैं वो सारी चीजें फुलफिल कर रहा है जो सप्लायर है, तो फिर उन्हें इस परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो इस परचेज ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है गुड रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट। तो द स्टोर डिपार्टमेंट विल रिसीव द मटेरियल आफ्टर द गेट एंट्री। It will compare the quantities received with PO quantity. It will is valuable document that it form the basis of accounting entry in the store's ledger and store record। Good received कम inspection note क्या होता है? ये वो नोट होता है जो कि कौन, जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट होता है उसके पास आता है जब मटेरियल आता है सप्लायर से और गेट्स के अंदर एंटर हो जाता है एंटिटी के। उसके बाद ये जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है उसके पास ये नोट आता है जिसके अंदर क्या होता है, उसे करना होता क्या होता है कि कंपेयर करना होता है कि जिस क्वालिटी का और जो क्वांटिटी का मटेरियल हमने मंगवाया था क्या वो आया है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें इसी के थ्रू चेक करी जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका बिन कार्ड। तो बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, इशू एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ आइटम ऑफ स्टोर्स। बिन कार्ड क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल इशू करा और कितना उसमें बैलेंस बचा है स्टोर में, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं।
सेपरेट बिन कार्ड आर मेंटेन्ड फॉर ईच आइटम एंड आर प्लेस्ड इन सेल्फ और बिन्स। ये अलग अलग सभी के लिए बनाए जाते हैं। वो तो स्टोर्स लेजर होता है जिसमें सभी की एक में ही एंट्री करी जाती है। ये जो बिन कार्ड होते हैं ये सभी चीजों के लिए, सभी आइटम के लिए अलग अलग बिन कार्ड बनाए जाते हैं। और कहाँ रखे जाते हैं? ये उन्हीं के सेल्फ जो होते हैं, मतलब जहाँ वो मटेरियल रखा जाता है उन्हीं के साथ में उनके बिन कार्ड भी रखे जाते हैं। दिस कार्ड इज डेबिटेड विद क्वांटिटी ऑफ स्टोर रिसीव्ड, क्रेडिटेड विद क्वांटिटी ऑफ स्टोर इशूड। जब इसमें मटेरियल आता है तो इन बिन कार्ड को डेबिट करा जाता है, जब मटेरियल जाता है तो इन्हें क्रेडिट करा जाता है। एंड द बैलेंस ऑफ क्वांटिटी इज टेकन आफ्टर एवरी रिसीट और इशू। और हर मटेरियल आने के बाद और जाने के बाद इसका बैलेंस टैली, इसकी बैलेंसिंग भी करी जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बिन कार्ड। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका स्टोर्स लेजर। तो स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट इशू एंड मटेरियल विद इन क्वांटिटी वैल्यू। ये जो स्टोर लेजर है ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करता है, जिसके अंदर क्या होता है, जितना भी मटेरियल है एंटिटी के अंदर, चाहे कोई भी हो, अलग अलग हो, कैसा भी हो, सभी का एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है, उसकी क्वांटिटी का, उसकी वैल्यू का। वो चीज कहलाती है आपकी स्टोर्स लेजर के अंदर, वो सारी चीजें की जाती हैं। Stores ledger resembles with bin card except the receipt, issue and balances are shown along with their money value। जो स्टोर्स लेजर है उसका किसके साथ, बिन कार्ड के साथ टैली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों में वही चीज मेंशन होती है, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल है, कितना इशू हुआ, कितना आया और कितना बैलेंस बचा है, और उनकी वैल्यू भी। ठीक है, तो इनका टैली करना जरूरी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके किसी भी एंटिटी में यूज होते हैं अगर मटेरियल के रिलेटेड कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग होती है एंटिटी में। अब कुछ लेवल्स के बारे में समझना है। मैक्सिमम लेवल क्या होता है? तो द मैक्सिमम लेवल इंडिकेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन हेल्ड इन स्टॉक एट अ टाइम। मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जो हाईएस्ट लेवल होता है, जितनी अमाउंट तक का, एक हाई लेवल तक का स्टॉक हम मेंटेन करके रख सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। द स्टॉक इन हैंड इज रेगुलेटेड इन सच मैनर दैट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड दिस लेवल। और इससे ज्यादा अगर कभी होता है स्टॉक तो फिर वो हमारी वेस्टेज होती है, तो उससे हमारी मनी ब्लॉक होती है और ये सारी चीजें फिर उससे होती हैं। तो ये मैक्सिमम लेवल कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये जब हम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो करेंगे तब उसमें सारे फॉर्मूले मैं यूज करवाऊंगा आपको, तो आप इन्हें एक जगह पर कहीं भी लिखते जाइएगा। ठीक है, दूसरा आएगा मिनिमम लेवल। तो द मिनिमम लेवल इंडिकेट द लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैलेंस ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल व्हिच मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द मटेरियल बीइंग नॉट अवेलेबल। मिनिमम लेवल क्या होता है? एक वो मिनिमम स्टेज, मतलब वो मिनिमम अमाउंट की हमें कितना स्टोर स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि हमारे पास कमी ना पड़े, वो कहलाता है आपका मिनिमम लेवल। अगर कभी भी इस मिनिमम लेवल से स्टॉक कम होता है तो फिर उससे क्या चांसेस होते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक, मतलब जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इतना स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखना ही होता है कंपनी को। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। थर्ड लेवल आता है आपका रीऑर्डर लेवल। इन सभी में रीऑर्डर लेवल यूज हुआ है। तो ये क्या होता है? व्हेन द स्टॉक इन हैंड रीच द ऑर्डरिंग और रीऑर्डरिंग लेवल द स्टॉक कीपर हैज टू इनिशिएट द एक्शन फॉर रिप्लेनिश द मटेरियल। दिस लेवल इज फिक्स्ड somewhere between the maximum and minimum level in which such manner that the difference of quantity of material between reordering level and minimum level will be sufficient to meet the requirement of production up to the time the fresh material is received। सिंपल मैं बताता हूँ, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? वो लेवल जब हमें अपना एक ऑर्डर प्लेस करना होता है मटेरियल को परचेज करने का। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब हमारा मटेरियल हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एकदम से हमें इमीडिएटली मटेरियल नहीं मिल जाता, फिर वो सप्लायर है वो भी टाइम लेता है मटेरियल को डिलीवर करने में, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है हमारे पास तक मटेरियल आने में। तो एक लेवल हमें देखना होता है कि जब हमारा मटेरियल का लेवल इस तक पहुंच जाए तो हमें एकदम से ऑर्डर प्लेस कर देना होता है, ताकि आगे चल के जो टाइम लगेगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में उससे हमारे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो लेवल कहलाता है आपका रीऑर्डर लेवल, कि आपको कब दोबारा से ऑर्डर करना है। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल प्लस में नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये आपका ये पहला फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? लीड टाइम, जितना टाइम मटेरियल को आने में लग रहा है उसे कहा जाता है रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लेवल होता है हमारा डेंजर लेवल। क्या होता है? तो इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इशू ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड एंड ओनली इमरजेंसी इशू आर ओनली मेड। दिस इज लेवल फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। व्हेन द स्टॉक रीचेस दिस लेवल
वेरी अर्जेंट एक्शन फॉर परचेज इंडिकेटेड। डेंजर लेवल क्या होता है, ये मिनिमम लेवल से भी नीचे एक लेवल होता है, वो लेवल होता है जहाँ पर अब मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। अगर रीऑर्डर लेवल पर कभी मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया तो डेंजर लेवल पर कैसे भी हो जाना चाहिए, वरना 100% चांसेस होते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन साइकिल है वो स्टॉप होने वाली है, तो वो कहलाता है आपका डेंजर लेवल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब देखिए इसका यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा है, पूरी एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करी है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। ये मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो करवाऊंगा तो उसको साथ में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है पेरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम है जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड का, उसको समझना है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बी डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंसेस। Thus, it is a system of ascertaining the balance after every receipt and issue of material through stock record to facilitate regular checking and to avoid closing down the firm for stock taking. परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, ये एक स्टॉक रिकॉर्ड करने का ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है और इसके अंदर जो फिजिकल मूवमेंट होती है गुड्स की वो मेंटेन करके रखी जाती है। मतलब जब भी कंपनी के अंदर गुड्स आएंगे या कंपनी के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए गुड्स इशू होंगे तो उस हर टाइम उसका रिकॉर्ड करा जाता है और उसका बैलेंस जाना जाता है कि वो ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारा बैलेंस क्या बचता है। तो इससे क्या होता है, एक रेगुलर चेकिंग बनी रहती है कि हमारे पास हमें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी पता लग सकता है कि हमारे पास कितना किस चीज का स्टॉक बाकी है। और उसके अलावा अगर हमें कभी स्टॉक जानना हो तो उसके लिए इस कंपनी को बंद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें स्टॉक टेकिंग करनी है तो कंपनी को कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा तब हम कंपनी का स्टॉक जान पाएंगे। तो ऐसा जरूरत नहीं होती है, हमें स्टोर्स लेजर जो रजिस्टर इसके अंदर मेंटेन होता है उससे पता लग जाता है। तो उस चीज को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो द स्टॉक obviates the need for the physical checking of all time of items of stock and store at the end of the year। हमें लास्ट में एंड ऑफ द ईयर पर डायरेक्टली पता लग जाता है स्टॉक। इट अवॉइड द डिसलोकेशन ऑफ रूटीन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड डिस्पैच। इसके लिए हमें प्रोडक्शन या डिस्पैचिंग को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टॉक जानने के लिए। आर रिलायबल एंड डिटेल चेक ऑन स्टोरेज मेंटेन्ड, जो स्टोर्स हैं मतलब जो भी स्टॉक हैगा उसके ऊपर एक रिलायबल और डिटेल चेक हमेशा होता रहता है। Error, irregularities, and loss of stock through other method are quickly detached and through necessary action recurrence of such thing in future is minimized। अगर कोई भी एरर होती है, कोई इरेगुलरिटी आती है या स्टॉक का लॉस हो रहा होता है तो उसे हम क्विकली जान सकते हैं और उसके लिए एक्शन ले सकते हैं जिससे आगे फ्यूचर में ऐसी चीजें कम हो जाएं। As the work is carried out systematically and without undue haste the figure are readily available। हमें फिगर्स जब काम लगातार होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है तो हमें कभी भी वो स्टॉक पता लग जाता है। एक्चुअल स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड विद ऑथराइज्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल thus कीपिंग द स्टॉक विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। हम एक्चुअल स्टॉक को मैक्सिमम और मिनिमम लेवल से कभी भी कंपेयर कर सकते हैं जिससे हमें स्टॉक की लिमिट का भी पता लगता रहता है कि हमें कितना स्टॉक करके रखना है। फिर द रिकॉर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल ऑफ वेरियस आइटम ऑफ स्टोर आर रीडली अवेलेबल दस फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफ स्टोर। रीऑर्डर लेवल से हम कंपेयर कर सकते हैं वर्क को। फॉर मंथली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट द स्टॉक फिगर आर रीडली अवेलेबल। जो कंपनीज मंथली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करती हैं उनके लिए स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है, उन्हें हर टाइम के लिए स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करना पड़ता, उन्हें डायरेक्टली वो फिगर्स मिल जाती हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है पेरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन। तो दिस सिस्टम इन्वेस्टिजाइज फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एट अ फिक्स डेट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो स्टॉक का जाना जाता है, स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कभी भी एक टाइम पूरे स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। जनरली अंडर दिस सिस्टम द एक्टिविटी टेक प्लेस एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और डेट ऑफ क्लोज ऑफ सच डेट। ज्यादातर जो ये इसके अंदर किया जाता है वैल्यूएशन वो कब करा जाता है, जब हमारा ईयर एंड होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही होती हैं तब हमें स्टॉक जानने की जरूरत पड़ती है और तब हम इसका वैल्यूएशन करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर। टेक्निक क्या क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल की, ये वाला बस इतना ही है। पेरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन यहीं पर खत्म हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं दिया है करना है आपको, सिर्फ परपेचुअल के बारे में पूछा जाता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब है इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, मतलब किन किन तरीके से आप किसी भी एंटिटी की इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इसमें जो मेथड है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर एबीसी एनालिसिस है, बीईडी एनालिसिस है, एफएसएन एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपको कुछ टेक्निक दी हैं जिसके थ्रू आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ईओक्यू, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। कोई भी जो मटेरियल होता है उसकी टोटल कॉस्ट में क्या-क्या चीजें आती हैं, मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, उसको ऑर्डर करने की कॉस्ट और उसको कैरी करने की कॉस्ट, ये सारी चीजें मिलाकर किसी भी मटेरियल की कॉस्ट बनती हैं रिकॉर्ड्स के लिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर व्हिच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए जो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है इसके अंदर ये सबसे ज्यादा मिनिमम हो, वो वाली जो क्वांटिटी होती है उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ इनकमिंग मटेरियल। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आती है? जो कॉस्ट हमें ऑर्डर करने में लगती है, अब उसमें चाहे स्टाफ की कॉस्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे इंस्पेक्शन कॉस्ट हो, वो सारी चीजें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या बनती है? द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंटरीज। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। कैरिंग कॉस्ट के अंदर जो स्टॉक आया है हमारे पास उसे कैरी करने के लिए, उसे संभालने के लिए हमें क्या क्या कॉस्ट लगती है, तो उसके अंदर जो उसकी कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट वो आती है, उसके अलावा स्टोरेज की कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गई, वो सारी हमारा कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2AO अपॉन सी। अब ए का मतलब है यहाँ पर एनुअल डिमांड और कंजम्पशन की, एक साल के अंदर हमारा कितना कंजम्पशन हो रहा है। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, की एक यूनिट को कैरी करने के लिए एक साल में कितना खर्चा आता है। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ जाती है। ठीक है। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी प्लेस करते हैं। ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। वो लेवल जहां पर दोनों ये मिनिमम हो वो कहलाता है हमारा ईओक्यू का लेवल। ठीक है। ये मैंने आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसे भी हम प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसे आपको सामने सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। एबीसी एनालिसिस ये सेकंड टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है? तो द एबीसी एनालिसिस इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल व्हिच एम एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट ऑन दोज आइटम वेयर अटेंशन इज नीडेड मोस्ट। एबीसी एनालिसिस एक मेथड है स्टॉक कंट्रोल का जिसके अंदर हम जहां पर जरूरत होती है वहां पर अपनी अटेंशन देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट दैट अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम इन इन्वेंटरी में टिपिकली रिप्रेजेंट द बल्क मनी वैल्यू ऑफ द टोटल मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कई बार क्या होता है, मटेरियल के अंदर हमारे पास जो कम क्वांटिटी में आइटम होते हैं उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो चीज हम किसके थ्रू कर पाते हैं? एबीसी एनालिसिस के थ्रू कर पाते हैं, जब हमें पता लगता है कि कौन से अमाउंट मटेरियल की क्या वैल्यू है। While a relatively large item are present a small portion of the money value of store used, resulting in a small number of item to be subjected to greater degree of continuous control। वही बोला है कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कम अमाउंट में होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, वहीं कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है। तो एबीसी एनालिसिस से हमें ये पता लग पाता है कि हमें किस आइटम को कितनी वैल्यू देनी है। ठीक है। तो अंडर दिस सिस्टम द मटेरियल स्टॉक्ड में बी क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो इसके अंदर हम जो मटेरियल होता है उसे उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में देखते हैं। देयर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है रिप्लेनिश करने की, इन सारी चीजों के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एबीसी एनालिसिस के? तो नंबर 1, क्लोजर एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ दोज आइटम व्हिच रिप्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल स्टॉक इज मेंटेन्ड। ऐसे आइटम जो टोटल स्टॉक का एक मेजर पार्ट होंगे उनके ऊपर एक अच्छी हमारी क्या ध्यान रहता है, उनके ऊपर अच्छा चेक रहता है। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैन बी रेगुलेटेड एंड फंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। फिर जब हमें ये पता होता है कि कौन सा आइटम ज्यादा वैल्यू का है, कौन सा कम वैल्यू का है, तो फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जिससे फंड की एक अच्छी यूटिलाइजेशन होता है। फिर विद ग्रेट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट विल बी रियलाइज्ड। अब हमारा इन्वेंट्री के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है तो उससे क्या होती है, सेविंग होती है मटेरियल कॉस्ट में, जिससे हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर इट हेल्प इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक फॉर सी कैटेगरी ऑफ आइटम। जो सी कैटेगरी के आइटम होते हैं ए बी सी के अंदर, हमारी सी कैटेगरी के जो आइटम होते हैं उसका हम सिर्फ उतना ही स्टॉक बना के रखते हैं जो एक सेफ्टी स्टॉक के लिए जरूरी हो, बाकी एक्स्ट्रा स्टॉक उसका हम नहीं रखते। साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और इसकी मदद से क्या कर पाते हैं, हम एक अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है।
तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वीईडी एनालिसिस। तो वीईडी स्टैंड फॉर वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। एनालिसिस इज यूज्ड प्राइमली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट। द स्पेयर पार्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी: वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, कीपिंग इन व्यू क्रिटिकली टू प्रोडक्शन। वीईडी एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले वीईडी की जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल, इनिशियल एंड डिजायरेबल। वीईडी का मतलब हो गया, ये जो होता है बेसिकली वो किसके कंट्रोल के लिए होता है? जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके कंट्रोल के लिए ये वाला एनालिसिस होता है। स्पेयर पार्ट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: वाइटल स्पेयर पार्ट, एसेंशियल स्पेयर पार्ट एंड डिजायरेबल स्पेयर पार्ट। किसके बेसिस पर? उनके प्रोडक्शन के बेसिस पर। वाइटल में क्या आता है? द स्पेयर स्टॉक आउट ऑफ विच इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम विल स्टॉप द प्रोडक्शन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड वेयर द स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई आर नोन एज वाइटल स्पेयर। वाइटल स्पेयर पार्ट ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि अगर हमारे पास से स्टॉक आउट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन एकदम से स्टॉप हो जाएगा और उस प्रोडक्शन के स्टॉप होने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। उन स्पेयर पार्ट्स को वाइटल स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इसेंशियल। तो द स्पेयर और मटेरियल absence ऑफ विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स अ डे एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लॉस्ट प्रोडक्शन इज हाई एंड विच इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू आर नोन एज इसेंशियल आइटम। इसेंशियल आइटम का कौन से? इसेंशियल स्पेयर पार्ट ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि अगर खत्म हो जाते हैं तो उसको हमें अगर दिन में वो कुछ घंटे के लिए भी कम पड़ जाते हैं तो फिर उससे हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट होता है और उससे भी जो प्रोडक्शन अफेक्ट होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ऐसे स्पेयर पार्ट्स को इसेंशियल स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है। फिर है डिजायरेबल। तो desirable are those spare parts which are needed but their absence for even a week or more will not lead to stoppage of production। desirable spare part ऐसे spare part होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए जरूरी तो हैं लेकिन कुछ हफ्तों तक भी अगर वो ना हो अवेलेबल तो काम चल जाता है, उससे हमारा प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कहलाता है आपका वीईडी एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफएसएन एनालिसिस। तो एफएसएन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द मटेरियल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट फ्रॉम इन्वेंटरी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एफएसएन एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मटेरियल को किसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि उसकी इन्वेंटरी मूवमेंट कैसी है उसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ऑल दी आइटम आर क्लासिफाइड इनटू फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम। इसमें हम किस बेसिस किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? फास्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम और नॉन मूविंग आइटम, FSN। ठीक है। बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एवरेज स्टे इन इन्वेंटरी। किसके बेसिस पर? उनका कंजम्पशन कैसा है और वो इन्वेंटरी में कितना रहते हैं उसके बेसिस पर हम ये क्लासिफाई करते हैं। हायर द स्टे ऑफ आइटम इन इन्वेंटरी द स्लोअर वुड बी द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जितना ज्यादा आइटम इन्वेंटरी में रहेगा उसकी मूवमेंट उतनी स्लो है। दिस एनालिसिस हेल्प टू स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट टू कीप द फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल। तो ये क्या मदद करता है? जो स्टोर कीपर है उसकी मदद करता है कि उसे ये ध्यान रखना है कि जो फास्ट मूविंग आइटम है वो उसकी इन्वेंटरी में हमेशा रहने चाहिए। एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू डिस्पोज ऑफ नॉन मूविंग आइटम। और वो स्टेप्स ले सके, एक्शन ले सके कि जो नॉन मूविंग आइटम है उन्हें अपनी इन्वेंटरी में से कैसे खत्म करना है। ठीक है। फिफ्थ जो हमारी टेक्निक आती है वो है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम इज अ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी दैट स्ट्राइव टू इंप्रूव अ बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हाइल रिज्यूमिंग इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंड एसोसिएटेड कैरिंग कॉस्ट। जस्ट इन टाइम क्या है? ये एक प्रोडक्शन स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट कम लगे उसके लिए क्या करता है, जो इन्वेंट्री है उसे इन प्रोसेस रखता है, स्टोर नहीं करता है, जिससे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है हमारी। In short, just-in-time inventory system focus on the right material at right time at right place and in exact amount without safety net of inventory। सिंपल वर्ड में अगर बताया जाए तो जस्ट इन टाइम क्या है? सही समय पर जो मटेरियल की जरूरत है वो मटेरियल अवेलेबल होना बिना किसी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो हमारी सेफ्टी स्टॉक होता है वो बनाए बिना कुछ भी इन्वेंट्री को रखना, वो कहलाता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। द एडवांटेज ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम आर एज फॉलो। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? नंबर वन है इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन सप्लायर रिलेशनशिप। अ कंपनी विदाउट इन्वेंट्री डू नॉट वांट टू सप्लाई सिस्टम प्रॉब्लम दैट क्रिएट अ पार्ट शॉर्टेज। इससे क्या होता है, जो सप्लायर रिलेशनशिप होती है वो इंक्रीज होती है, उस पर एम्फेसिस बढ़ती है, क्योंकि अगर कंपनी को इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है तो फिर उसके पास शॉर्टेज वगैरह की कोई कमी नहीं, शॉर्टेज वगैरह वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर a supply come at regular interval throughout the production day। Supply is synchronized with production demand at the optimum amount of inventory is on hand anytime। क्या है, रेगुलर इंटरवल पर सप्लाई रहती है, कभी भी सप्लाई में कमी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो हमें मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल होता है।
रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेरी लिटिल इन्वेंट्री इज मेंटेन, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत ज्यादा कम इन्वेंट्री हम रखते हैं। मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो कम जरूरत पड़ती है। फिर रिड्यूस द चांस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस एंड डैमेज, इन्वेंट्री का ऑब्सोलेट मतलब पुराना होना और डैमेज होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका जस्ट इन टाइम टेक्निक। नेक्स्ट जो लास्ट टेक्निक हैगी वो हैगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर सिग्निफाई अ रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टू एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि एक पीरियड में जितना हमारे पास एवरेज लेवल था इन्वेंट्री का और जो हमने मटेरियल कंज्यूम करा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द रेशियो इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है वो आपको नीचे दिया गया होगा, देखिए ये फार्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर का, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन में वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। द पर्पज ऑफ अबव रेशियो इज टू असर्टेन द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम। इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें बताता है कि कोई जो आइटम है वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से उसका कंजम्पशन हो रहा है, ये चीज पता लगती है हमें। A high ratio indicate the item is moving fast with a minimum investment involved at any point of time। अगर जो ये रेशियो है वो हाई है तो ये बताता है कि जो आइटम हैगा वो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग आइटम है। ऑन दी अदर हैंड अ लो रेशियो इंडिकेट द स्लो मूविंग आइटम, और अगर ये रेशियो लो है तो वो बताता है कि ये एक स्लो मूविंग आइटम है। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इंडिकेट स्लो मूविंग डोरमेंट एंड एब्सोल्यूट स्टॉक हाईलाइटिंग द नीड फॉर एप्रोप्रिएट मैनेजरल एक्शन। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो स्लो मूविंग आइटम के लिए सही से स्टेप ले पाता है उसके मैनेजमेंट के लिए, जिससे कोई भी कंपनी को या अ, उस आइटम को किसी भी टाइप का डैमेजेस फेस ना करना पड़े, ठीक है। अब इन टेक्निक से रिलेटेड मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड ये एक आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है, ये हम करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे का जो भी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो हम कवर करेंगे इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।